हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस के सीए इंटर अकाउंट्स के हमारे रॉकेट रिवीजन कोर्स के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सर, आज के इस लेक्चर में हम क्या रिवाइज करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे हमारे दो चैप्टर रिवाइज करेंगे। एक है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा है हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। और हम यहाँ पे दोनों चैप्टर इसी सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम्स वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे हमारा हायर परचेज वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब सर, यहाँ पे ये रिवाइज करने के बाद ना, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमने आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, वो यहाँ पे ज़रूर अच्छे से कर लेना। क्लियर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जिसका नाम है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो सर, ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इवन सर, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स में भी मिल जाएंगे। जो हमने आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए, वहाँ पर भी आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। अच्छा जी। अब सर, जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे वो एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंडरिटन बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहाँ पर मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उन लिंक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको हमारी तरफ से इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, या कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है प्रभजोत सिंह क्लासेस info@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सर ये वाली एग्जांपल। ये यहाँ पे हमारी एग्जांपल है और सर ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसी का सोल्यूशन है। ठीक है जी। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जिसका नाम है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। लेकिन अब हम यहाँ पे ना ये वाली एग्जांपल अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले मैं आपको ना यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसके बाद हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, अब इनको ना यहाँ पे अच्छे से सुनना, फिर हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक होता क्या है। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक होता क्या है। देखो, अज्यूम करो सर मेरी एक फैक्ट्री है। अच्छा जी। अब सर अज्यूम करो कि मेरी फैक्ट्री में आग लगी। ठीक है। अब सर अज्यूम करो आग लगने के कारण से मेरा स्टॉक जल गया। ठीक है। अब सर अज्यूम करो कि ये स्टॉक मैंने ना इंश्योर करवाया हुआ था। ठीक है जी। अब सर अज्यूम करो ये जो स्टॉक है ये मैंने इंश्योर करवाया हुआ था। अब सर इसके रिगार्डिंग में मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम जो फाइल करूंगा, इसको बोला जाता है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अज्यूम करो सर मेरी एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है जी। अब सर आग लगने के कारण अज्यूम करो मेरा स्टॉक जल गया। अब सर अज्यूम करो ये स्टॉक मैंने इंश्योर करवाया हुआ था। अब सर इसके रिगार्डिंग में जो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम फाइल करूंगा, इसको बोला जाता है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। क्लियर है। अब सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। अच्छा जी। अब सर हमने यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में रिवाइज क्या करना है, हमने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये रिवाइज करना है कि हम यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में रिवाइज क्या करना है, हमने यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में ये रिवाइज करना है कि हम यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते कैसे हैं, और हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये चीज़ रिवाइज करेंगे।
क्लियर है। तो अब मैंने आपको सर यही सारी चीज़ें बतानी थी और ये मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल हमारी स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 जुलाई 2011, ठीक है जी, फायर अकर्ड इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर प्रभजोत। तो सर 31 जुलाई 11 को मेरी यहाँ पे सर फैक्ट्री में आग लगी, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पे सर करंट ईयर है 2011, ठीक है सर। और यहाँ पे 31 जुलाई 11 को मेरी यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी, ये यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। अच्छा अब सर इसके बाद देखते हैं। मिस्टर प्रभजोत हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹70,000 विच वॉज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। तो मैंने यहाँ पे सर पॉलिसी कितने की ली है, मैंने यहाँ पे सर पॉलिसी ली है 70,000 की। इसके बाद सर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जैन टू 31 जुलाई 2011। तो यहाँ से लेके सर यहाँ तक की मुझे यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये सर यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टॉक एज एट 1 जैन 2011 ₹50,000। तो सर यहाँ पे मेरा स्टॉक था 50,000। तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे परचेजेस गिवन है 4,50,000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सर मेरी परचेजेस है 4,50,000। इसके बाद सर थर्ड मेरे पास यहाँ पे सेल्स 5 लाख। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी सेल्स है 5 लाख। इसके बाद सर फोर्थ, द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। तो मेरा यहाँ पे सर जीपी रेशो है वो यहाँ पे 20% ऑफ सेल्स है। इसके बाद सर फिफ्थ है, द वैल्यू ऑफ द सैलवेज कॉस्ट वाज ₹20,000। तो मेरे पास यहाँ पे जो सैलवेज स्टॉक है वो यहाँ पे मेरे पास सर 20,000 है, ठीक है ना। अब सर 20,000 मेरे पास यहाँ पे सैलवेज स्टॉक है। सर सैलवेज स्टॉक क्या होता है, जो स्टॉक सर मेरा यहाँ पे आग से जला नहीं है, जो स्टॉक मेरा आग से जला नहीं है, यानी कि जो स्टॉक मेरा सर बच गया आग से, उसको बोला जाता है सैलवेज स्टॉक। और वो यहाँ पे कितना है 20,000। क्लियर है, ठीक है। अब सर इसके बाद हमने करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द क्लेम। तो हमने यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है। तो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन। लेकिन सर अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना ये बताऊंगा कि हम ये क्लेम कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे अच्छे से सुनना, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बेसिकली हम ये क्लेम कैलकुलेट करते कैसे हैं। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना क्लेम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि सर हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसी एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो सर 31 जुलाई 11 ये मेरे पास यहाँ पे डेट ऑफ फायर है। अच्छा जी, अब सर मेरे पास यहाँ पे लोकेशन ऑफ फायर क्या है, मेरी फैक्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना है। यानी कि मेरा सर स्टॉक यहाँ पे डेट ऑफ फायर कितना है 31 जुलाई 11, ठीक है जी। और मेरी सर लोकेशन ऑफ फायर क्या है, फैक्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ फायर पे यानी कि 31 जुलाई 11 को सर मेरी लोकेशन ऑफ फायर पे यानी कि फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल था। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कि सर 31 जुलाई 11 को मेरा फैक्ट्री में यहाँ पे कितना स्टॉक अवेलेबल था, ये हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। और सर दूसरे स्टेप में इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं हमारा लॉस यानी कि कैलकुलेशन ऑफ लॉस। तो सर अभी हम यहाँ पे दूसरे स्टेप में कैलकुलेट करते हैं कि हमारा लॉस कितना हुआ है। क्लियर है। इसके बाद सर थर्ड स्टेप में जाके हम क्लेम कैलकुलेट करते हैं यानी कि कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कि सर हम यहाँ पे क्लेम कितना फाइल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी वालों को। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ना यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे इन 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप लगाएंगे और हम यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पे सर हमारा फर्स्ट स्टेप लगाते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए सर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ द फायर तक, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। इसके बाद सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे करने पे जो हमारे पास यहाँ पे बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आएगा, वही होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे सर स्टेप 1 लगा रहे हैं और हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना है। और सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 1 जनवरी से लेके टू द डेट ऑफ फायर तक यानी कि 31 जुलाई तक।
क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ये जो मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। अब इसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे करने पे मेरे पास यहाँ पे जो बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल के आएगा वही होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है। अब हम यहाँ पे सर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे हमारा स्टेप 1 लगाते हैं और अब हम यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे करते हैं। तो ये रहा सर हमारे पास यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये मेरा सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सर ये मेरी यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और ये मेरे पास यहाँ पे 31 जुलाई डेट ऑफ द फायर है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक यही मेरा यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है और ये हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अच्छा नहीं, अब सर यहाँ पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 ओपनिंग स्टॉक मेरे पास सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, ये रहा सर मेरे पास यहाँ पे 50,000, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया। इसके बाद सर मुझे चाहिए यहाँ पे परचेजेस, और परचेजेस मुझे चाहिए यहाँ से लेके सर यहाँ तक की, और मुझे यहाँ तक की गिवन है, ये देखो फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी टू 31 जुलाई 2011। यानी कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो सर यहाँ से लेके यहाँ तक की गिवन है और मुझे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की ही चाहिए। क्लियर है। तो परचेजेज मेरे पास गिवन है सर 4,50,000, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर की सर 2 परचेजेज 4,50,000। इसके बाद सर मुझे यहाँ पे सर सेल्स गिवन है 5 लाख, और सेल्स भी मुझे यहाँ तक से लेके यहाँ तक की चाहिए और मुझे यही चीज़ यहाँ पे गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पे सर कंसीडर की बाय सेल्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेज आ गई और सर सेल्स आ गई, ठीक है। अब सर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा सर वर्किंग नोट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने सेल कंसीडर की सर 5 लाख, ठीक है जी, इनटू करेंगे 20%, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सर जीपी रेशियो है 20% ऑफ सेल्स, तो इनटू करेंगे 20%, मेरे पास आ गया 1 लाख, जो कि होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सर इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया, और हमने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी वर्किंग नोट नंबर 1 में की है। अच्छा जी, अब सर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेज आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसके बाद सर यहाँ पे सेल्स आ गई, और यहाँ पे अब मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर बैलेंस फिगर, जो कि होगा 1 लाख, ठीक है जी। अब ये है मेरा सर यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे सर स्टेप 1 लगाया और हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट कर लिया, जो कि है मेरे पास यहाँ पे 1 लाख। क्लियर है। अब मेरा यहाँ पे सर स्टेप 1 कंप्लीट है और मेरा यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट हो गया सर मेरे पास यहाँ पे 1 लाख। अब यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद हम यहाँ पे स्टेप 2 लगाते हैं और हम यहाँ पे सर लॉस अपना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टेप 2 लगाने से पहले यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक डाउट आता है, वो डाउट मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को सर यहाँ पे आता है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। अब सर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब यहाँ पे ये बिल्कुल हमने जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे किया है, ये बिल्कुल यहाँ पे ना ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही पे किया है, तो यहाँ पे इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल सर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे हमारा स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है, ये हमने ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ द फायर तक, इस पीरियड का ही यहाँ पे प्रिपेयर किया, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे पूरे साल का नहीं है, ये यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ द फायर तक का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना पूरे साल का नहीं है, ये जस्ट हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ द फायर तक का है, इसलिए इसको यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। क्लियर है, क्योंकि ये हमारे पास ना यहाँ पे पूरे साल का नहीं है, जस्ट यहाँ पे कुछ ही पीरियड का है, इसलिए इसको हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है। अब सर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आता है, तो वो डाउट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे हमारा स्टेप 2 जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप 2 सर कैलकुलेशन ऑफ लॉस, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो सर लॉस हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है ना। तो सर वैल्यू ऑफ स्टॉक मेरा सर क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, जो कि है सर मेरा यहाँ पे 1 लाख, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है जी। अब सर इसमें से माइनस करेंगे हमारा सेल्वेज स्टॉक, जो कि यहाँ पे मुझे गिवन है 20,000, ये मैंने माइनस किया, तो सर मेरे पास यहाँ पे अब लॉस आ गया 80,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर ये हमारा लॉस आ गया। अब यहाँ पे ना लॉस कैलकुलेट कैसे हुआ है, अब इसको ना यहाँ पे सिंपली रीड करने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो मेरा सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना सर 1 लाख, यानी कि जिस दिन आग लगी 31 जुलाई को, ठीक है जी, उस दिन मेरा फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल था, द आंसर इज सर 1 लाख, ठीक है जी। इसके बाद सर अब 1 लाख का स्टॉक मेरा अवेलेबल था,
ठीक है ना। अब इसके बाद इन 1 लाख में से मेरा स्टॉक सर कितना बच गया, यानी कि मेरा सेल्वेज स्टॉक कितना है, यानी कि सर कितना स्टॉक मेरा बच गया जो कि जला ही नहीं है, जो सर आग से जला नहीं है, वो कितना है मेरा यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो मेरा 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, उसमें से 20,000 का मेरा स्टॉक सर जला नहीं है, जो कि सर्वे स्टॉक है, ये मुझे क्लियरली गिवन है। इसका मतलब ये स्टॉक मेरा यहाँ पे बच गया जो कि आग से जला नहीं है। ठीक है जी, तो 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, उसमें से 20,000 का बच गया, तो फिर मेरा यहाँ पे सर लॉस कितना होगा, 80,000। क्लियर है, बस सिंपली आप इसको ना रीड करने की कोशिश करो, बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे सर 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, इसमें से 20,000 का जला नहीं है, वो हमने माइनस किया, तो सर मेरे पास अब यहाँ पे लॉस आ गया 80,000। क्लियर है, अब हमने सर यहाँ पे स्टेप पर 2 लगा दिया और हमने यहाँ पे लॉस भी यहाँ पे कैलकुलेट हमारा कर दिया। तो अब हम यहाँ पे सर हमारा स्टेप 3 लगाते हैं और अब हम यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर सर हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, अब हम यहाँ पे सर हमारा एवरेज क्लोज लगाते हैं, तो सर ये रही यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अगर सर हमारे पास क्लेम, तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सर कंसीडर करेंगे हमारा लॉस। ठीक है जी, इनटू करेंगे पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। ठीक है जी, अब सर मेरे पास यहाँ पे लॉस कितना है, 80,000, ये हमने कंसीडर किया। ठीक है जी, इनटू करेंगे पॉलिसी अमाउंट जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है सर 70,000, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ये हमारे पास कितना है 1 लाख। ठीक है जी, अब सर इनकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सर क्लेम आ गया 56,000, तो ये क्लेम हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करेंगे और सर ये हम यहाँ पे क्लेम फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लेम हमारा यहाँ पे 56,000 है और ये हमारा सर लॉस से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे 56,000 का क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब हमने यहाँ पे सर स्टेप 3 भी लगा दिया और हमने यहाँ पे सर क्लेम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो हमने यहाँ पे सर अब क्लेम कैलकुलेट कर लिया और क्लेम कैलकुलेट करने के लिए ना हमने यहाँ पे सर ये कैलकुलेशन की है। ठीक है ना, और यहाँ पे इस कैलकुलेशन को एवरेज क्लोज बोला जाता है और हम यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे सर ये कैलकुलेशन कैसे होगी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब सर इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे ना शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पता सर यहाँ पे टाइम हमारे पास कम है, रिविजन यहाँ पे हो रही है, बस स्टिल इसके पीछे सर लॉजिक ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ पे इसके पीछे ना लॉजिक बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल शॉर्ट में कि सर लॉजिक क्या है। ठीक है ना, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अब इसके पीछे सर लॉजिक क्या है अच्छे सुनना। देखो अब सर अज्यूम करो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर क्या है सर 1 लाख। ठीक है जी, अब सर अज्यूम करो कि अगर यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा 1 लाख का स्टॉक जल जाता, ठीक है ना, तो फिर मुझे यहाँ पे सर लॉस कितना होता, मुझे सर लॉस होता है यहाँ पे 1 लाख का। क्लियर है, अब यहाँ पे एक्चुअल में कितना है सर, एक्चुअल में तो मेरे पास यहाँ पे लॉस है 80,000 का, लेकिन मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अज्यूम करो कि मेरा यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना है 1 लाख। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे ये अजम्पशन लो कि अगर यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा स्टॉक जल जाता तो सर मेरा यहाँ पे लॉस कितना होता, लॉस मेरा होता 1 लाख। ठीक है जी, तो सर लॉस अगर मेरा यहाँ पे 1 लाख होता, अगर सर लॉस मेरा यहाँ पे 1 लाख होता तो फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को अपना क्लेम कितना फाइल करता, डांसली 70,000। क्यों सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉलिसी ही 70,000 की ली हुई है, तो मैं 70,000 से तो ज़्यादा यहाँ पे क्लेम फाइल कर ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे सर 70,000 की ही मैंने पॉलिसी ली हुई है, तो मैं यहाँ पे 70,000 का ही क्लेम यहाँ पे फाइल करता। क्लियर है, अगर बाई चांस यहाँ पे सर 1 लाख का लॉस हो जाता तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम कितना फाइल करता 70,000, क्योंकि मैंने सर 70,000 की ही पॉलिसी ली हुई है। क्लियर है, अब सर अज्यूम करो कि अगर मेरा यहाँ पे 1 रुपये का लॉस होता तो फिर मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम कितना फाइल करता, दाल से 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे सर मेरा लॉस हुआ है 80,000, तो अब मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम कितना फाइल करूंगा, अब सर मेरा लॉस हुआ है 80,000, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को सर क्लेम कितना फाइल करूंगा, दाल से 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 80,000। तो सर ये क्या है, ये सिंपली यहाँ पे यूनिटरी मेथड है और बच्चे कुछ भी नहीं है। यूनिटरी मेथड सर हम अपनी 3rd या 4th क्लास में स्टडी करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे काम किया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे फिर क्लेम कितना अपना यहाँ पे फाइल करते, अगर हमारा लॉस 80,000 होता तो सर 80,000 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमने यहाँ पे देखो इसी तरीके से ये क्लेम कैलकुलेट किया है 80,000 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे आया और यही हमने यहाँ पे पूरी की पूरी वर्किंग की है। क्लियर है, तो सर ये है यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे यूनिटरी मेथड है। क्लियर है, मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट में आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते कैसे। क्लियर है, अब यहाँ पे सर हमारे पास क्लेम आ गया 56,000 जो हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करेंगे। सब यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है, हमने यहाँ पे क्लेम ही कैलकुलेट करना था और ये हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हमारी सर ये वाली एग्जांपल बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है।
तो इसी के साथ सर हमारा ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने सर यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना था, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज ये प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे हमारा सब कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है रीपोजेशन। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इवन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स हैं उसमें भी मिल जाएंगे। हमने आपको जो सर अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, वो एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंडटम बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना? अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्स लिस्ट चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। क्लियर है? स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको सर इनके रिगार्डिंग में हमारी तरफ से कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा यहाँ पे नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पे हमारी सर एग्जाम्पल है, और ये यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। ठीक है ना? और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे हमारा रीपोजेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसको अच्छे से सुनना। इसके बाद हम ये यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा, अब इसको ना यहाँ पे अच्छे से सुनना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर रीपोजेशन कितने तरह का होता है। देखो, रीपोजेशन ना दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट रीपोजेशन, और दूसरा होता है पार्शियल रीपोजेशन। अब सर ये क्या होते हैं? कंप्लीट रीपोजेशन क्या होता है और पार्शियल रीपोजेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रिवाइज करवाऊंगा। इसको ना यहाँ पे अच्छे सुनना। देखो सर, अज्यूम करो यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक है प्रभजोत यानी कि एक तो मैं हूँ, और अज्यूम करो दूसरा यहाँ पे विराट है। अच्छा जी। अब सर अज्यूम करो प्रभजोत ने यानी कि मैंने विराट से अज्यूम करो 3 कार्स हायर परचेज पे परचेज की हैं। ठीक है ना? अब सर अज्यूम करो इसके रिगार्डिंग में 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे विराट को पे करनी है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो एसेट सर हायर परचेज पे परचेज करता है उसको बोला जाता है हायर परचेजर। तो यहाँ पे सर प्रभजोत यानी कि मैं बन गया हायर परचेजर, और जो एसेट सर सेल करता है उसको बोला जाता है हायर वेंडर। तो यहाँ पे सर विराट बन गया हायर वेंडर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर सिचुएशन क्या है, मैंने यहाँ पे यानी कि प्रभजोत ने यहाँ पे विराट से 3 कार्स हायर परचेज पे परचेज किए हैं, और इसके रिगार्डिंग में 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी कि टोटल 4 इंस्टॉलमेंट हैं जो मैंने यहाँ पे विराट को पे करनी है। ठीक है ना? अब सर अज्यूम करो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मैंने यहाँ पे विराट को पे कर दी। अच्छा जी। इसके बाद सर अज्यूम करो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे विराट को पे नहीं कर पाया। ठीक है ना? बच्चे गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पे सर पे नहीं कर पाया, सिंपल सी चीज़ है। अब इसके रिगार्डिंग में फिर विराट ने क्या किया, मैंने उसको सर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो विराट मेरे पास आया। अच्छा जी। इसके बाद विराट यहाँ पे ये तीनों की तीनों कार्स उठा के ले गया। ठीक है ना? तो इसको बोला जाता है कंप्लीट रिपोजेशन। जब हमारे पास यहाँ पे सर हायर वेंडर आता है और हमारे सभी के सभी एसेट्स उठा के ले जाता है, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट रिपोजेशन। क्लियर है? तो एक तो सर यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब हम यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन अज्यूम करते हैं। अब सर अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। अच्छा जी। अब सर इसके रिगार्डिंग में अज्यूम करो विराट मेरे पास आया। अब सर विराट मेरे पास आया, और अब यहाँ पे विराट 2 कार्स उठा के ले गया,
और एक कार मेरे पास यहाँ पे छोड़ गया, ठीक है ना, 2 कार्स उठा के ले गया और एक कार मेरे पास यहाँ पे छोड़ गया, तो इसको बोला जाता है पार्शियल रिपोजेशन। जब सर हमारे पास हायर वेंडर आता है और जब हमारे पास यहाँ पे सभी एसेट्स वो उठा के नहीं लेके जाता, कुछ एसेट्स उठा के लेके चला जाता है और कुछ एसेट्स हमारे पास छोड़ जाता है, तो इसको बोला जाता है पार्शियल रिपोजेशन। क्लियर है? अब सर कंप्लीट रिपोजेशन क्या होता है और पार्शियल रिपोजेशन क्या होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सर इस एग्जांपल में बेसिकली क्या रिवाइज करेंगे, हम यहाँ पे ना इस एग्जांपल में बेसिकली पार्शियल रिपोजेशन रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो एग्जांपल है बेसिकली हमारे पास पार्शियल रिपोजेशन के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? तो अब मैंने आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवा दी। अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर सभी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए, प्रभजोत परचेज्ड 3 कार्स फ्रॉम विराट ऑन हायर परचेज बेसिस। तो मैंने यहाँ पे प्रभजोत ने यहाँ पे सर 3 कार परचेज की हैं, तो मैं यहाँ पे बन गया सर हायर परचेजर और विराट यहाँ पे बन गया हायर वेंडर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, द कैश प्राइस ऑफ ईच कार बीइंग ₹2 लाख। तो सर एक कार का यहाँ पे कैश प्राइस क्या है, 2 लाख। इसका मतलब 3 कार्स का यहाँ पे सर कैश प्राइस कितना हो गया, 3 इंटू 2 लाख, मेरे पास आ गया 6 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद देखो यहाँ पे सर बी, द हायर परचेजर यानी कि प्रभजोत चार्ज डेप्रीशिएशन एट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है सर यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि WDV, ठीक है जी। तो हायर परचेजर यानी कि सर प्रभजोत यानी कि मैं यहाँ पे डेप्रीशिएशन चार्ज करता हूँ 20% के अकॉर्डिंगली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सी। अच्छा जी, 2 कार्स वर सीज्ड by hire vendor when second installment was not paid at the end of the second year, ठीक है जी। तो यहाँ पे सर क्या हुआ, यहाँ पे 2 कार्स सीज होगी यानी कि रीपोजेस होगी। अब यहाँ पे सर विराट ने 2 कार्स यहाँ पे सर सीज कर ली यानी कि रीपोजेस कर ली, जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 कार्स यहाँ पे हायर परचेज पे परचेज की थी, लेकिन इसमें से 2 कार्स यहाँ पे रीपोजेस हुई हैं। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे पार्शियल रीपोजेशन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा रीड करते हैं। सी देखो, 2 कार्स वर सीज्ड बाय हायर वेंडर, ठीक है जी, व्हेन सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज नॉट पेड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। अच्छा, इसके बाद है द हायर वेंडर वैल्यूड द 2 कार्स एट कैश प्राइस लेस 30% डेप्रीशिएशन चार्ज अंडर इट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब यहाँ पे जो हायर वेंडर है यानी कि विराट है, इसने यहाँ पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया है 30% के अकॉर्डिंगली, और मेथड यहाँ पे भी वही है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि हमारा WDV, ठीक है ना, मेथड वही है। अच्छा जी, इसके बाद सर हमने यहाँ पे कंप्यूट क्या करना है यानी कि कैलकुलेट करना क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे एग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे हायर वेंडर कौन है, विराट है। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे विराट ने जो यहाँ पे 2 कार्स टेकन बैक की हैं यानी कि सर रीपोजेस की हैं, तो उसकी यहाँ पे एग्रीड वैल्यू क्या होगी, ये हमने यहाँ पे कंप्यूट करनी है यानी कि कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, इसके बाद सर सेकंड है प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर ऑन 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। तो यहाँ पे जब हायर वेंडर कौन सा सर, यहाँ पे विराट है, जब यहाँ पे विराट ने यानी कि हायर वेंडर ने 2 कार्स टेकन बैक किए हैं यानी कि रीपोजेस की हैं, तो इसके रिगार्डिंग में हायर परचेजर, तो हायर परचेजर यहाँ पे कौन है सर, प्रभजोत यानी कि मैं। तो मुझे यहाँ पे सर प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है वो हमने यहाँ पे कंप्यूट करना है यानी कि कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे चीज़ें सारी सर कंप्यूट करनी है यानी कि कैलकुलेट करनी है। तो ये मैंने आपको सर यहाँ पे एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम यहाँ पे ये 3 वर्किंग नोट्स पे करते हैं, ठीक है ना। इन 3 वर्किंग नोट्स की हेल्प से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत ईजिली कंप्यूट हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे 3 वर्किंग नोट्स पे करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रीशिएशन एज पर प्रभजोत। तो प्रभजोत यहाँ पे क्या है सर, हायर परचेजर है, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंगली यानी कि प्रभजोत के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर डेप्रीशिएशन क्या है ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। तो 6 लाख, ये 6 लाख हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे तीनों कार्स का कैश प्राइस है। देखो एक कार का यहाँ पे कैश प्राइस है 2 लाख, तो यहाँ पे सर 3 कार का कैश प्राइस क्या होगा, 3 इंटू 2 लाख, मेरे पास आ गया 6 लाख, ठीक है ना। तो 6 लाख मेरे पास यहाँ पे कैश प्राइस होगा तीनों कार्स का, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया। इसके बाद सर
प्रभजोत यानी कि हायर परचेजर यहाँ पे डेप्रीशिएशन चार्ज करता है 20% के अकॉर्डिंगली, और ये हमारे पास यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे WD वाला मेथड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लाख का करेंगे 20%, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 1,20,000। तो ये मेरे पास आ गया सर डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन फॉर सेकंड ईयर। अब यहाँ पे हमारे पास है सर फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन 1,20,000, तो 6 लाख में से 1,20,000 हम माइनस करेंगे, तो मेरे पास आ गया 4,80,000। तो 4,80,000 के ऊपर अब हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 20%, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 96,000। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा डेप्रीशिएशन फॉर सेकंड ईयर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे प्रॉपर WDV यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली ही पूरी वर्किंग की है, और यही हमने यहाँ पे वर्किंग करनी है। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे सर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया एज पर प्रभजोत। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो सर कार्स रीपोजेस हुई हैं, यानी कि यहाँ पे जो कार्स हमारी सीज हुई हैं यानी कि रीपोजेस हुई हैं, वो यहाँ पे सर रीपोजेस कब हुई हैं। अब इसको रीड करो, 2 कार्स वर सील्ड बाय हायर वेंडर, ठीक है जी, व्हेन सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज नॉट पेड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 2 साल का डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए हैं, और उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे हमारी 2 कार सीज हुई हैं यानी कि रीपोजेस हुई हैं, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे ना 2 साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रीशिएशन एज पर विराट। अब सर विराट के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे डेप्रीशिएशन क्या बनता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, विराट डेप्रीशिएशन चार्ज करता है 30% के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द हायर वेंडर वैल्यूड द 2 कार्स, ठीक है जी, एट कैश प्राइस लेस 30% चार्ज अंडर इट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो मेथड यहाँ पे भी वही है WDV यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इसने डेप्रीशिएशन चार्ज किया है 30% के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। हायर वेंडर यहाँ पे कौन है सर, विराट। तो विराट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 30% के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो 6 लाख हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे तीनों कार्स का यहाँ पे कैश प्राइस है 6 लाख, वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, इनटू करेंगे 30%, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया सर डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर जो कि आ गया 1,80,000। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 लाख में से ये 1,80,000 माइनस करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सर 4,20,000। तो डेप्रीशिएशन फॉर सेकंड ईयर मेरे पास आ गया 4,20,000 इंटू 30%, ये आएगा मेरे पास 1,26,000, ठीक है ना। तो ये हमने सर यहाँ पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर दिया विराट के अकॉर्डिंगली, यानी कि डेप्रीशिएशन एज पर विराट, और ये हमने यहाँ पे प्रॉपर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट किया, यानी कि हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू यानी कि WDV के अकॉर्डिंगली ही ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सर वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। तो हम यहाँ पे सर वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि सर रिपोजिशन पे हायर परचेजर को यानी कि सर प्रभजोत को, यानी कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर वर्किंग नोट नंबर 3 है। क्लियर है। अब इसमें सर कैलकुलेट क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एज पर प्रभजोत बुक वैल्यू ऑफ 2 कार्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो अब हम यहाँ पे से कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू सर कितनी कार्स की, 2 कार्स की आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर 2 कार्स की हम बुक वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्स हमारी सीज हुई हैं यानी कि रीपोजेस हुई हैं, तो इसी रिगार्ड में हम यहाँ पे 2 कार्स की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सर ये कैलकुलेट कैसे होंगी, तो हमने यहाँ पे सर ये रही यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन, तो हमने यहाँ पे 6 लाख कंसिडर किया। अच्छा जी, अब सर ये 6 लाख क्या है, ये 6 लाख हमारे पास यहाँ पे 3 कार्स का कैश प्राइस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हमने माइनस किया सर 1,20,000, तो ये 1,20,000 क्या है, ये 1,20,000 यहाँ पे प्रभजोत के अकॉर्डिंगली डेप्रीशिएशन है फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, यानी कि हायर परचेजर के अकॉर्डिंगली ये डेप्रीशिएशन है यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ये हम यहाँ पे माइनस किया। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे माइनस करेंगे 96,000, तो ये 96,000 क्या है, ये 96,000 हमारे पास यहाँ पे सर प्रभजोत के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन है फॉर सेकंड ईयर, ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे 6 लाख में से ये 1,20,000 माइनस कर दिया, ये हमारे पास है डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। इसके बाद ये हमने यहाँ पे 96,000 माइनस कर दिया, ये हमारे पास है डेप्रीशिएशन फॉर सेकंड ईयर, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद मेरे पास सर यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साल का डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो सर मेन चीज़, यहाँ पे जो हमारे फिर
हमारे पास जो बुक वैल्यू आई है वो सर ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद मेरे पास 3 कार्स की बुक वैल्यू आई है। अब सर ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 6 लाख कंसिडर किया है, तो ये 6 लाख ना मेरे पास यहाँ पे 3 कार्स का कैश प्राइस है। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे मैंने जब कैश प्राइस कंसिडर किया वो 3 कार्स का किया है, तो इसमें से जब मैंने यहाँ पे माइनस किया तो माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सर सारी चीज़ें माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आई है। तो बुक वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ज़रूर आफ्टर 2 ईयर्स आई है, लेकिन यहाँ पे सर 3 कार्स की आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश प्राइस 6 लाख कंसिडर किया था, यानी कि 3 कार्स का कंसिडर किया था। क्लियर है? अब यहाँ पे सर 6 लाख में से जब ये सारी अमाउंट्स माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली अमाउंट क्या आएगी, तो मेरे पास यहाँ पे सर अमाउंट आएगी बेसिकली 3,84,000। ठीक है ना? एक बार यहाँ पे सर इसकी कैलकुलेशन जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे 6 लाख में से ये 1,20,000 और ये 96,000 माइनस करके हमारे पास यहाँ पे यही अमाउंट आएगी 3,84,000। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे जो 3,84,000 है ये मेरे पास यहाँ पे बुक वैल्यू है। बिल्कुल जी, ये बुक वैल्यू है मेरे पास आफ्टर 2 ईयर्स। बिल्कुल जी। और ये मेरे पास यहाँ पे ना बुक वैल्यू 3 कार्स की है क्योंकि यहाँ पे हमने 6 लाख कंसिडर किया और 6 लाख हमारे पास 3 कार्स का कैश प्राइस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सर मेरे पास यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई आफ्टर 2 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे 3 कार्स की आई है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए सर 2 कार्स की बुक वैल्यू। ठीक है ना? तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 3,84,000 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 1 कार की बुक वैल्यू इंटू करूँगा 2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कार्स की बुक वैल्यू आ जाएगी। और यही हमने यहाँ पे किया है। ये देखो सर हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 इंटू किया है 2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कार की बुक वैल्यू आ गई जो कि सर मेरे पास आ गई 2,56,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे एज पर प्रभजोत यानी कि एज पर हायर परचेजर बुक वैल्यू ऑफ 2 कार्स आफ्टर 2 ईयर्स ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। ठीक है ना? अब सर यहाँ पे हमने 2 कार्स के अकॉर्डिंगली ही पूरी वर्किंग क्यों की है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर हमारी 2 कार सीज हुई हैं यानी कि रीपोजेस हुई हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सर 2 कार के अकॉर्डिंगली वर्किंग की है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे सर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एज पर विराट वैल्यू ऑफ 2 कार्स कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। क्लियर है? अब सर ये यहाँ पे रही इसकी कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे सर 6 लाख कंसीडर करेंगे। तो ये 6 लाख क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 कार्स का कैश प्राइस है। अच्छा जी, इसमें से हम माइनस करेंगे 1,80,000, तो सर ये 1,80,000 क्या है, ये यहाँ पे डेप्रीशिएशन एज पर विराट है फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है ना? तो ये विराट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेप्रीशिएशन है फॉर फर्स्ट ईयर, ये हमने यहाँ पे माइनस किया। इसमें से हम यहाँ पे माइनस करेंगे सर 1,26,000, तो सर ये 1,26,000 क्या है, ये यहाँ पे सर विराट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेप्रीशिएशन है फॉर सेकंड ईयर, ये हमने यहाँ पे माइनस किया। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे अगर हम 6 लाख में से ये 1,80,000 माइनस करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे 1,26,000 भी माइनस करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साल का डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। लेकिन ये मेरे पास सर वैल्यू आएगी 3 कार्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कार्स का कैश प्राइस कंसीडर किया है। ठीक है ना? हमारे पास यहाँ पे सर 3 कार का जो कैश प्राइस है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई सर 3 कार्स की। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे 6 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे और यहाँ पे हम 1,26,000 माइनस करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे सर 2,94,000 आएगी। ठीक है ना? एक बार यहाँ पे सर इसकी कैलकुलेशन जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है ना? तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी 2,94,000। तो ये मेरे पास सर यहाँ पे वैल्यू है आफ्टर 2 ईयर्स है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साल का डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, तो ये आफ्टर 2 ईयर्स तो है। ठीक है? लेकिन ये वैल्यू सर मेरे पास 3 कार्स की है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश प्राइस 3 कार्स का कंसीडर किया है। लेकिन मुझे यहाँ पे सर वैल्यू चाहिए 2 कार्स की, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्स रिपोजेस हो रही हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2,94,000 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 कार की वैल्यू आ जाएगी, इंटू करूँगा 2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कार्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि सर मेरे पास आएगी यहाँ पे 1,96,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे एज पर विराट वैल्यू ऑफ 2 कार्स कैलकुलेट कर ली आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद यहाँ पे सर लॉस ऑन रीपोजेशन आ गया हमारे पास यहाँ पे 60,000, और ये यहाँ पे सर कैलकुलेट कैसे हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। 2,56,000 में से हमने 1,96,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे लॉस ऑन रीपोजेशन आ गया। क्लियर है? तो ये यहाँ पे हायर परचेजर को यानी कि प्रभजोत को यहाँ पे सर लॉस हुआ है ऑन रीपोजेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो 2 कार्स रीपोजेस हुई हैं, तो ये रीपोजेस होने पे यहाँ पे सर प्रभजोत को यानी कि हायर परचेजर को जो यहाँ पे सर लॉस हुआ है वो यहाँ पे है 60,000, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे ना ये हमारे पास लॉस है। अब यहाँ पे लॉस क्यों है ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना? ये हमारे पास यहाँ पे रीपोजेशन का लॉस है, यानी कि लॉस ऑन रीपोजेशन है। अब यहाँ पे लॉस कैसे है ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सर यहाँ पे सुनो, देखो 2 कार्स हमारी यहाँ पे रिपोजेस हुई हैं। ठीक है जी? अब सर यहाँ पे इन 2 कार्स की प्रभजोत के अकॉर्डिंगली यानी कि हायर परचेजर के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, यानी कि मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर प्रभजोत के अकॉर्डिंगली ये 2 कार्स की यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है,
द आंसर इज 2,56,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे सर 2 कार्स रीपोजेस हुई हैं, तो प्रभजोत के अकॉर्डिंगली यानी कि हायर परचेजर्स के अकॉर्डिंगली ये 2 कार्स की बुक वैल्यू कितनी है, वो है यहाँ पे 2,56,000, ठीक है। लेकिन इन 2 कार्स को जो हायर वेंडर यानी कि विराट यहाँ पे हायर वेंडर है, तो विराट यहाँ पे ये 2 कार रीपोजेस कर रहा है। ये सर रीपोजेस किस वैल्यू पे कर रहा है, द आंसर इज 1,96,000 पे, ठीक है ना। तो ये 2 कार्स की मेरी बुक्स में वैल्यू आ रही है 2,56,000, और ये जो यहाँ पे विराट है ये इसको वैल्यू 1,96,000 पे करके कंसीडर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कम वैल्यू करके इसको यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, यानी कि रीपोजेस कर रहा है। तो यहाँ पे सर मेरी वैल्यू जो है इसने कम कर दी विराट ने, तो इसी के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे सर लॉस हो गया ऑन रीपोजेशन। क्लियर है। तो सर इस तरीके से यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सर लॉस कैसे, ये भी मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 भी बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ अब यहाँ पे हमारे पास सभी वर्किंग नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है। ये हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, और ये हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 3 है, ठीक है ना। यही हमने यहाँ पे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने थे, ये अब हमने यहाँ पे कर लिए, और ये यहाँ पे हमारे पास सभी के सभी वर्किंग नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें सर कंप्यूट करनी है यानी कि कैलकुलेट करनी है, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, ठीक है जी। तो यहाँ पे सर हायर वेंडर कौन है, यहाँ पे हायर वेंडर विराट है। अच्छा जी, अब सर विराट ने यहाँ पे जो 2 कार्स टेकन बैक किए हैं यानी कि रीपोजेस किए हैं, ठीक है जी। तो उसकी एग्रीड वैल्यू क्या है, यानी कि इसने किस वैल्यू पे इसको कंसीडर किया है, तो ये हमने यहाँ पे सर कैलकुलेट ऑलरेडी किया था। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में देखो, ये हमने सर यहाँ पे कैलकुलेट किया था एज पर विराट वैल्यू ऑफ 2 कार्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये यहाँ पे सर वो वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे सर इन 2 कार्स की वैल्यू कंसीडर की है। तो ये मेरे पास आ गया 1,96,000, ठीक है ना। तो यही मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी फर्स्ट एग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और यही हमने यहाँ पे एज इट इज कंसीडर कर ली 1,96,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे सर यही कंप्यूट करना था, यानी कि यही कैलकुलेट करना था। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सर सेकंड प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर ऑन 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। तो यहाँ पे सर प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है टू हायर परचेजर। हायर परचेजर यहाँ पे कौन है, प्रभजोत यानी कि मैं, ठीक है। ऑन 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, तो यहाँ पे जब हायर वेंडर कौन है सर, हायर वेंडर विराट है। जब यहाँ पे विराट ने 2 कार्स टेकन बैक किए हैं यानी कि रीपोजेस किए हैं, ठीक है जी। तो इस रीपोजेशन पे हायर परचेजर को यानी कि सर प्रभजोत को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे सर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने यही कैलकुलेट किया था, और ये हमारे पास जो लॉस ऑन रीपोजेशन है, ये यहाँ पे हायर परचेजर यानी कि प्रभजोत को यहाँ पे जो लॉस हुआ है ऑन रीपोजेशन, यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया है, और यही हमने यहाँ पे सर कंसिडर कर लिया एज इट इज, ठीक है ना, 60,000। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे लॉस है, तो सेकंड लॉस टू हायर परचेजर ऑन 2 कार्स टेकन बैक बाय हायर वेंडर, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 60,000। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे यही 2 चीज़ें कंप्यूट करनी थी यानी कि कैलकुलेट करनी थी, और ये हमने यहाँ पे सर कैलकुलेट कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इन वर्किंग नोट्स की हेल्प से हमने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत ही इजी कैलकुलेट कर दी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ये वर्किंग नोट्स ही प्रिपेयर किए थे, ठीक है ना। इन वर्किंग नोट्स की हेल्प से हमने यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ईजिली कैलकुलेट कर दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें ही कैलकुलेट करनी थी, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी यानी कि कंप्यूट कर दी। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे सर ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर हमारा ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे रीपोजेशन का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर अब हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।